प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम लोग जो है हमारा एक अध्याय इसके पहले चल रहा था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब आज हम लोग एक नए अध्याय का सिलेक्शन किए हैं, जो हमारा कृषि है, यानी कि भारतीय कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको 2-3 वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। तो हम लोग जो है कृषि के अंतर्गत जो है चीजों को पढ़ेंगे, या सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। इस पे आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है। तो आइए, हम लोग का अध्याय जो रहेगा वो कृषि रहेगा। ठीक है। हमारा जो अध्याय है कृषि रहेगा। कृषि पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा कृषि से ही रिलेटेड है, कृषि ही रहेगा। तो इसमें जो है हम इसके अंतर्गत जो है मोटी मोटी बातों को जो है नोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे जो है निरंतर जो है इस चीज को पढ़ते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के, कृषि का आप लोग जानते हैं कि कृषि का कितना महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है। इसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, या महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम इसे जानते हैं। रोजगार के मामले में भी ये अहम भूमिका निभाता है। आप देखेंगे कि भारत में जो है आजीविका का प्रमुख साधन जो है इसी को माना गया, मतलब कृषि को ही माना जाता है। 55% लोग जो है आज भी कृषि पर निर्भर है। भारत के 55% लोग जो है आज भी कृषि पर निर्भर है। ठीक है। वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से भी कृषि का अधिक महत्व है। ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इसको पॉइंट वाइज नोट करेंगे चीजों को और समझते चलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम इसी बात को नोट कर सकते हैं कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्या है एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है। तो इस पॉइंट को ही हम नोट कर लेंगे। तो हालांकि ये सब पॉइंट वैसे पूछे जाने वाले ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अब हमें भूमिका में कुछ दर्शाना है। तो भूमिका बना के काम को करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि ओवरऑल बातों को आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु है। ठीक है। महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है। इसे जो है भारत में आर्थिक और सामाजिक जीवन का जो है इसे आधार माना जाता है। ठीक है। जीवन का आधार इसे माना गया है। आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, जीवन का आधार के रूप में इसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। इससे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का आधार माना जाता है। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक जीवन का इसे आधार माना जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो है रोजगार के मामले में, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें रोजगार, ये रोजगार का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। यह क्या है, भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत है। अब रोजगार में देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में कितने सारे रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसे भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। इससे
रोजगार का प्रमुख स्रोत कहा जाता है, कहा जाता है। इसे रोजगार का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि कोई रोजगार करना है, रोजगार करने का मतलब है कि ये हमेशा जो है उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया गया। कृषि जो है वो रोजगार के लिए जो है कच्चा माल, और ये स्वयं में ही अपने आप में रोजगार है। मान लेते हैं कि हमें जो है गन्ने की खेती करना है, ठीक है, तो गन्ने से संबंधित रोजगार करना है, तो हमने खेत में सबसे पहले गन्ना को लगाया, ठीक है। जब गन्ना लगाते हैं तो उसमें हमें रोजगार मिलता है, ठीक है, या हम श्रमिकों को रोजगार देते हैं। तो एक तो रोजगार का जरिया हुआ। फिर गन्ना अगर तैयार होता है तो गन्ना जो है अपने आप में एक कच्चा माल होता है, ठीक है। किसके लिए कच्चा माल होता है? तो चीनी और गुड़, ठीक है। गन्ने से हम जो है चीनी बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, सीरा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम बनाते हैं तो वो हमारा जो है द्वितीय प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है, द्वितीय उद्योग में चला जाएगा, ठीक। तो उस चीज को हम समझते चले कि ये कच्चे माल के रूप में फिर जाके वहां भी जो है दूसरे सेक्टर में जब ये जाएगा तो वहां भी जो है रोजगार उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि चीजें जो होती हैं, कृषि जो होती है, कृषि संबंधित होती है, रोजगार के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत मानी जाती है, ठीक है। ये विदेशी मुद्रा के अर्जन में जो है, यह विदेशी मुद्रा अर्जन अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी मुद्रा अर्जन मतलब हमें दूसरे देश की मुद्रा को अपने देश में लाना है, ठीक है। तो हम जैसे भी कृषि कर रहे हैं, कृषि से संबंधित चीजों को हम उत्पादित कर रहे हैं, तो उन चीजों को हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग का मतलब हम उसे जो है बाजार में बेचेंगे। बाजार का मतलब यहाँ भारतीय बाजार हो सकता है या वैश्विक बाजार हो सकता है, विश्व स्तरीय बाजार होता है। तो हम चीजों को जब वहां पर क्या करेंगे? बेचेंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि बाहर की मुद्रा जो है हमारे देश में आएगी और इससे जो है देश सशक्त होता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। इस चीज को आप लोग समझ ले रहे हो। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि अच्छा ये चीज और समझ लीजिए कि जो कृषि है ये होता है, कृषि है, कृषि के अंतर्गत केवल खेती बाड़ी करना ही शामिल नहीं होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृषि, वैसे तो कृषि जो है आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कृषि जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। अर्थशास्त्र में ये प्रश्न बनता है, हालांकि प्रश्न तो है कहीं भी बन सकता है। या ऐसे लिख लीजिए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब देखेंगे आप, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये कृषि आता है। अब कृषि आता है, ठीक है। तो कृषि के अंतर्गत किन किन चीजों को हम शामिल करते हैं? जैसे कृषि के अंतर्गत हम जो है कृषि शामिल करते हैं, वानिकी शामिल करते हैं, मत्स्य पालन शामिल करते हैं, ठीक है। तो खनन ये भी शामिल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि के अंतर्गत शामिल की जाती है। यहाँ पे आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत आप देखेंगे पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन, को शामिल किया जाता है। आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पशुपालन, अगर आप पशु पाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कृषि के अंतर्गत ही माना जाता है। मछली पालन कर रहे हैं तो वो भी कृषि के अंतर्गत है। कोई खनन कार्य कर रहे हैं तो वो भी जो है या कीट रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो वो भी कृषि के अंतर्गत ही माना जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि कृषि जैसे अपना भौगोलिक क्षेत्र है कि कितने कितने परसेंटेज पर कृषि की जाती है। जैसे आप देखेंगे कि कृषि का क्षेत्र जो है 51% पर देखेंगे तो कृषि कार्य किया जा रहा है, ठीक है। 24% जमीनें हमारे पास जो है देखेंगे बंजर आदि के रूप में पड़ी हुई। 21% पर जो है आप देखेंगे वन है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। 4% पे आप देखेंगे चरागाह आदि के लिए भी है। तो कृषि जो पूरा भारत का भू क्षेत्र है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को, ठीक है, क्षेत्र को क्या किया गया है, 51% जो है आपका देखेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 51% भाग जो है वो कृषि, मतलब पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो है 51% भाग पर कृषि किया जाएगा। पूरा भौगोलिक क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो पूरा भौगोलिक क्षेत्र आपका हो जाता है 100% माना जाता है। तो 100% भी इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। 24% भाग बंजर आदि है, ठीक है, बंजर आदि, ठीक है, बंजर है, एरिया है, ये सब जो है मतलब कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इस चीज को समझ जाइएगा। फिर 21% भाग पर आपका क्या है, वन, ठीक है, वन वन क्षेत्र है, ठीक है, 21% भाग पर। तो यहाँ पे जो है नोट करेंगे और शेष बचेगा 4%। 4% पे चारागाह, ठीक है, चारागाह क्षेत्र है 4%। तो अगर आप उसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और 5 4 9 100 हो जाएगा, ठीक है, 100% पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। इस चीज को जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। 51% भाग पर कृषि क्षेत्र जो है यानी कि कृषि की जाती है, ठीक है, कृषि के अंतर्गत आता है। 24% बंजर बिहड़ एरिया में आ जाता है, ठीक है, और फिर वन वाला क्षेत्र 21% है, और फिर 4% क्षेत्र जो है चरागाह आदि के लिए रखा गया है। तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। इसका क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसको जो है आप व्यवस्थित करिए, ठीक है, इसको कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आपको जो है एक क्रम में इसको व्यवस्थित, चाहे आरोही चाहे अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना होगा। जब चीजें आपको पता होंगी तो आप व्यवस्थित कर ले जाएंगे, ठीक है। अब कृषि के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आप मुख्यालय देखेंगे कृषि भवन है दिल्ली में, ठीक है, तो वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसका काम क्या होता है, तो कृषि के क्षेत्र में जो है ये पहली बात तो ये जो संस्था है, जो निकाय है, ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, मतलब अपने आप में ये एक स्वतंत्र संस्था है जो किसी भी कार्य कृषि से संबंधित अनुसंधान प्रौद्योगिकी इत्यादि के लिए जो है ये कार्य करने में सक्षम होती है। तो इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है या कब स्थापित किया गया था, तो इस चीज से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो अगर आप देखेंगे इसको जो है अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। रिसर्च। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, ICAR। एक पॉइंट याद रहना चाहिए, शॉर्टकट में इसको जो है ICAR के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, दो तीन पॉइंट इसके बारे में नोट करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1929 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1929 में हुई थी। देख रहे हैं, आजादी की पहले वाली बात है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो मुख्यालय भी नोट कर लीजिए। मुख्यालय इसका जो बनाया गया है ये कृषि भवन नई दिल्ली। ठीक है, कृषि भवन दिल्ली। तो इसका मुख्यालय जो है कृषि भवन नई दिल्ली में इसको बनाया गया है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसा कर लीजिए, नई दिल्ली लिख लिया, नई दिल्ली बोल रहे हैं हम, नई दिल्ली बना लीजिए, नई दिल्ली। ठीक है, पुरानी दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। और जो है एक चीज इसके बारे में और आप नोट कर सकते हैं कि ये जो है भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। ठीक है, स्वायत्त मतलब जो है इसके अंदर में अपना निर्णय लेने की क्षमता होती है, अपना कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये अपने तरीके से कार्य करता है। ठीक है, इसके लिए जो है स्वायत्त शब्द, तो इसको नोट कर लीजिए, यह भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। निकाय, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को नीचे अगर ना दिखाई पड़ रहा हो तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह जो है भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। ठीक है, भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। इस पॉइंट को जो है आप लोग, हो सकता है आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो, इसको जो है आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने इन चीजों को यहाँ पे आप लोगों को बताया है। इधर पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा भली बात, ये चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, किसी भी कोई भी परीक्षा हो, सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, नोट कराए हैं आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद इससे महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया एक क्वेश्चन, और भी इसमें पूछा जाता है कि कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर देखें भारत में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे आप देखेंगे कि जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले भारत में किया गया था
वो आपके उत्तर प्रदेश में ही, तत्कालीन उत्तर प्रदेश आज का उत्तराखंड है, ठीक है, पंतनगर में किया गया था, उत्तराखंड के पंतनगर में। लेकिन जब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। बाद में जो है इसका नाम जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था, और बात अलग है, ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है इस पॉइंट को लिखना जरूरी है। तो आप जो है इसमें पढ़ा लीजिएगा, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में 1960 में। तो अगर यहाँ पे डेट, हालांकि डेट नहीं पूछा गया है, 18 अप्रैल 1960 है। कृषि की स्थापना 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था, के रूप में किया गया, ठीक है। बाद में अगर आप देखेंगे तो बाद में इसे जो है बाद में ये जो है आप देखेंगे कि 2000 में, नवंबर 2000 में जो है उत्तर प्रदेश का जो विभाजन कर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, तो 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीजें वहां चली गई थी। तो उत्तराखंड चूंकि पंतनगर में था, तो बाद में या सॉरी इसको बाद में ना लिखिए, वर्तमान में अगर लिखेंगे, वर्तमान में या पंतनगर पंतनगर उत्तराखंड गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में। तो अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में इसका स्वरूप केवल नाम में चेंजिंग कर दिया गया है। नाम जो है इसका अब गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसको पंतनगर उत्तराखंड में है, वहां में जो है स्थापित किया गया था। हालांकि स्थापित तो तभी कर दिया गया था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ही, कि 1960 में ही किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के एक लेखक है, जिसका नाम जो है महेंद्र सिंह रंधावा है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आजकल बड़े अटपटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है आप लोग तैयार रहे हैं विधि से, और उन सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग दे सकते हैं जो आयोग के पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारतीय कृषि का इतिहास, कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक महेंद्र सिंह रंधावा, ठीक है। महेंद्र सिंह रंधावा है भारतीय भारतीय कृषि का इतिहास, ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक है। इसके जो है लेखक जो है महेंद्र सिंह रंधावा है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद जो है इसी से संबंधित जो है कुछ सुधार किए गए थे, ठीक है। 1949 में, मतलब भारत आजाद होता है, ठीक है। भारत की आजादी के बाद जो है भूमि सुधार के प्रयास किए जाते हैं, तो उसमें कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे हदबंदी है, चकबंदी है, काश्तकारी है, ठीक है। तो कानून बना के जो है सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। तो भूमि सुधार से हमारा ये आशय था कि उस समय जो है आप देखेंगे कि रैयत बाड़ी, महाल बाड़ी, ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं जो है लागू होती थी, ठीक। तो जो औपनिवेशिक काल में जो है व्यवस्थाएं ये लागू थी। इन व्यवस्थाओं से जो है किसानों की जो खेती करने की या फसल उत्पादन करने की जो एक रुचि होती थी, और धीरे धीरे जो है वो रुचि खत्म हो चुकी थी, ठीक है, कम हो चुकी थी। तो इसको सब दूर करने के लिए भारत जब अंग्रेजों से मुक्ति मिलता है, यानी कि भारत जब आजाद होता है, तब वो अपने कृषि सुधारों उनको जो है जारी करने का प्रयास करता है। तमाम कानून बनाए जाते हैं ताकि जो है जमींदारों के पास ज्यादा जमीनें होती थी, या बड़े किसानों के पास जो है ज्यादा जमीनें होती थी, उन किसानों से जमीनों को पुनः जो है जो गरीब है, ठीक है, गरीब होते थे, गरीब कृषक होते थे, या जिनके पास जमीनें कम होती थी, उनको जमीनें प्रदान करने का काम किया जाता था, ताकि वो लोग भी, उनके पास जमीन हो जाए और खेती जो है पुनः की जा सके और अधिकाधिक उत्पादन किया जा सके। इसलिए जो है ये व्यवस्थाएं लाई गई थी। हालांकि ये सब व्यवस्थाएं उतना इफेक्टिव नहीं हुई थी, फिर भी जो है हम लोग उसको यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो कुछ भूमि सुधार किए गए थे, तो भूमि सुधार, ठीक है। तो भूमि सुधार जो है 1949 में इसको लाया गया था। 1949 में 3 कानून बनाए गए थे, ठीक है। 3 कानून निम्न है, निम्न है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि निम्न है मतलब पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा हदबंदी, हदबंदी। एक था हदबंदी, हदबंदी, हदबंदी के अंतर्गत क्या होता था कि इसमें अधिकतम क्या किया गया था, किसान भूमि की सीमा निर्धारित की गई थी, उनको भूमिहीनों में वितरित किया जाता, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था कि अधिकतम किसानों के लिए जो है भूमि की एक सीमा निर्धारित की गई थी कि इतना भी जो है कृषकों को भूमि दी जाएगी, और अतिरिक्त भूमि जो है उसको जमीन, जिसको जमीन की जरूरत होगी उसमें वितरित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, इसमें अधिकतम भूमि सीमा को निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया, और अतिरिक्त भूमि को अन्य में वितरित किया गया, ठीक है। तो इसमें इसकी व्यवस्था ही ऐसी थी कि जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए कि 20 बीघा खेत है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास, एक बड़ा किसान है, उसके पास 20 बीघा खेत है, और इसमें निर्धारित कर दिया गया कि उस व्यक्ति के पास 10 ही बीघा खेत होना चाहिए, ठीक है। अब उसके पास कितना ज्यादा खेत हो गया है, 10 बीघा ज्यादा है, तो उसकी अतिरिक्त भूमि होती थी। अब उस 10 बीघे को क्या किया जाएगा, अन्य लोगों में जो है वितरित कर दिया जाएगा, और अन्य लोग भी उससे खेती बाड़ी का काम करेंगे, ठीक है। तो इसे जो है हदबंदी के नाम से जाना गया है, ठीक है। उन चीजों को आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद इसमें था दूसरा हमारा, में नोट कर लीजिएगा, चकबंदी था, चकबंदी। चकबंदी भी एक कानून है, चकबंदी को लाया गया था, हालांकि आजकल भी आप लोग सुन रहे होंगे चकबंदी। चकबंदी में क्या होता था कि जो इसमें छोटे छोटे जोत होते थे, उनको जो है एकत्रित करने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। तो एकत्रित करने का प्रयास किया जाता था, और उनको एकत्रित कर देंगे तो फिर कृषि कार्य करना जो है ये सुगम हो जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता था, छोटे
जोतों को एकत्रित एकत्रित करने का प्रयास किया जाता था। प्रयास किया जाता था। छोटे जोतों को जो है इसमें क्या किया जाता था, एकत्रित करने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ऐसा करिए, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा अलग से लिखने में मतलब। चकबंदी में क्या किया जाता था, इसमें जो जोत का आकार छोटा होता था उसको छोटा होने से रोकना था, उसको एकत्रित कर बड़े जोतों में तब्दील कर जो है सहकारी कृषि पर बल दिया जाता था। ऐसा इसमें नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें जोतों के छोटा आकार होने से रोकना, ठीक है, और एकत्र कर बड़े जोत आकार के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल देना। इसमें कुल मिला के क्या किया जाता था कि जो छोटे आकार होते चले जा रहे थे कृषि का, ठीक है, कृषि को बिस्सा, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, छोटे छोटे 10 बिस्सा, तो इन छोटे आकार से होने में रोकना था ताकि छोटे छोटे आकार ना हो, उनका एकत्रीकरण कर दिया जाता था। मान लेते हैं कि आपका जो है 10 बिस्सा खेत वहां था, 12 बिस्सा वहां था, ठीक है, 4 बिस्सा वहां, तो इस सभी के आकार को जो है एकत्रित करने का प्रयास किया जाता था, उसको एक बड़े आकार में तब्दील करना था और सहकारी कृषि पर जो है बल देने का प्रयास किया जाता था। जो तीसरा कानून लाया गया था इसमें, इसमें जो काश्तकारी, ठीक है, काश्तकारी, तो काश्तकारी व्यवस्था थी, ठीक है। तो काश्तकारी व्यवस्था में क्या होता था, इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि छोटे जो किसान होते थे, जमींदार होते थे, उन जमींदारों से जमीनों को लेकर के जो है लोगों में विभाजित कर दिया जाता था, किसानों में उसको विभाजित करने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता था, जमींदारों से जमींदारों के अन्याय से कृषकों को मुक्ति दिलाना तथा कृषकों को जमीन का अधिकार देना, ठीक है। जमीन का अधिकार, इसमें कृषकों को जो है जमीन का अधिकार दिया जाता था, ठीक है।
जो कृषक होते थे उनकी जमीन होती थी, कहा जाता था कि ये आपकी जमीन है, आप इस पे काम करिए, ठीक है, कृषि बाड़ी करिए। और जमींदार जो होते थे, इस तरीके से जमींदारों से जो है उन कृषकों को जो अन्याय करते थे, ठीक है, जिस तरीके से करते थे, मनमाना करते थे, उनके अन्याय से कृषकों को जो है मुक्ति दिलाने का काम किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण 3 कानून थे, तो हदबंदी, चकबंदी और काश्तकारी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ओवरऑल वैसे आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जानते रहिए, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे वर्क करेंगे, ठीक है। 1950-53 के दौरान जो है भूमि सुधार आंदोलन किए गए थे, ठीक है। 1950 से लेकर 53 के दौरान जो है भूमि सुधार आंदोलन चलाए गए थे। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे, पूछा जा सकता है। 1950 से 53 के दौरान जमींदारी उन्मूलन चलाया गया। कृषि मतलब भूमि सुधार के लिए जो है प्रयास था, ठीक है। भूमि सुधार के लिए प्रयास होने का मतलब ये है कि जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। जमींदार वे लोग होते थे जिनके पास भूमि के बड़े बड़े जोत उपलब्ध होते थे, ठीक है, तो उनको जमींदार बोला जाता था। वो लोग जो है उनसे जो है जमीनों को छीन करके, उनसे जमीनों को लेकर के जो है गरीबों में, किसानों में वितरित किया जाता था। इस चीज के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसीलिए जो है भूदान आंदोलन भी आप लोग देखेंगे, जो विनोबा भावे ने जो है 1951 में चलाया था, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे ने जो है एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन पूछा जाता है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। 1951 में विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, प्रारंभ किया गया। 1951 में जो है आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को प्रेरित करना, जो बड़े जमींदार, ठीक है, बड़े किसान जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, उन्हें वो जमीनें अपनी दान में देते हैं, गरीबों को दान में दें, इस बात के लिए प्रेरित करना था, ठीक है। इसके लिए एक आंदोलन इन्होंने छेड़ा था आचार्य विनोबा भावे ने, ताकि लोग जो है ऐसे अपनी जमीनों को जो है दान करें, ठीक है, दूसरे को दें। तो हालांकि इतना सफल नहीं रहा, लेकिन ये प्रयास था, अच्छा प्रयास रहा है। इसकी शुरुआत जो है आप देखेंगे, पूछा जाता है इसकी शुरुआत पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव कहाँ था? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना से हुआ, ठीक है। तो अगर इसकी शुरुआत पूछा जाता है कि इस गांव से कहाँ से हुआ था, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव था, वहीं से इस चीज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस चीज को आप लोग जानते रहिए। कब चालू हुआ था? तो 1951 में। किसने चालू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने चालू किया था। क्या था? आंदोलन, भूदान आंदोलन था, ठीक है।
इसमें एक चीज हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि जैसे जोत का आकार, कभी कभी जोत का आकार पूछ लेता है, तो पूरे जोत के आकार को जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस चीज को भी आप लोग नोट करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि छोटा आकार, ठीक है, छोटा आकार, अर्ध मध्यम आकार, बड़ा, तो सीमांत, ठीक है। तो इस तरीके से है, इन चीजों को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। पूछ लेगा जोत आकार, जोत का आकार, इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। जोत का आकार तो सबसे पहले सीमांत होता है, सीमांत का आकार इसमें नोट कर लीजिए 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। तो अगर सीमांत आकार है, सीमांत जोत है, तो इसका मतलब है 1 हेक्टेयर से कम है। ये पहला टाइप हो जाएगा। दूसरे में आप देखेंगे कि छोटा, छोटा या छोटी जोत, तो यहाँ पे छोटी जोत क्या है, 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर है, तो उसे हम छोटी जोत के अंतर्गत रखेंगे। फिर जो है अर्ध मध्यम, तीसरा लिख लीजिए अर्ध मध्यम जोत, ठीक है। नोट करेंगे 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, ये 2 हेक्टेयर से 4 होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे चौथा लिखेंगे मध्यम, मध्यम जोत। मध्यम जोत कितना होगा, आप देखेंगे 4 हेक्टेयर से, ऐसे लिख लीजिए 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक, ठीक है। 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक। इसके बाद पांचवा लिख लीजिएगा बड़ा जोत, बड़े जोत। बड़े जोत का मतलब होता है बड़े आकार की भूमि, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 10 हेक्टेयर से अधिक। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए चीजों को हम यहाँ पे नोट करा दिया है। इन चीजों को भी जानते रहिएगा। जोत का आकार, तो जोत का आकार में जो है एक तो सीमांत होता है। सीमांत जोत मतलब, सीमांत का मतलब सीमा पे समझ लीजिए बहुत कम है, ठीक है। छोटी जोत होती है, छोटा जोत हो सकता है 1 से 2 हेक्टेयर हो सकता है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। और अर्ध मध्यम है तो 2 से 4 कर दीजिएगा, मध्यम है तो 4 से 10 कर दीजिएगा, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो आप कितना करेंगे, तो आप बता दीजिएगा 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो हाँ। लेकिन आप लोगों को जो है कमेंट करके ये बताना है कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में आप कितना बीघा रखेंगे, ठीक है। आपको ये बताना है कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। तो इस चीज को आप लोग जो है कैलकुलेट करके हमें बताइएगा, ठीक है। ये आपको क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।